यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, तो ये जो रेगुलेशन है किसका विरोधी है, पहले ये बताइए। ये जो दृश्य और अदृश्य का खेल है, ये बताता है कि हमारी तमाम संस्थाओं में किस तरीके का भेदभाव है। ये रेगुलेशन ये मानकर बैठी है ना कि शोषक केवल और केवल जनरल कास्ट होगा। तो जब जातीय भेदभाव की बात होती है तो सीधी सी बात है, जो ताकतवर प्रभुत्वशाली समूह हैं वो ही तो भेदभाव करेंगे। जुडिशरी कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव स्टेप उठता है तो जुडिशरी उसके बीच में खड़ी दिखती है। क्या कमी रह गई? अगर सामाजिक न्याय की बात हो रही है तो अदालतें ये कह रही हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। समाज तो विभाजित है और बिना न्याय के कैसे समाज में समानता आ सकती है। इस तरह का जब कानून बनता है तो कहीं ऐसा डर या कहीं ऐसी शंका जन्म नहीं लेती कि आप एलियनेट कर देंगे एक समुदाय को। अगर आप अत्याचार करने वालों से ये बात कहते हैं कि ऐसा करने पर आप दंडित होंगे, तो ये उनको अलगाव में डालना नहीं है, ये उनको मनुष्य बनाने की पहल है। जब से ये जातीय भेदभाव की बातचीत गंभीरता से होने लगी है तो जो बयान हैं वो कई बार एंटी ब्राह्मण्स दिखते हैं। ये कहा है ना डॉक्टर अंबेडकर ने कि भारत तब तक राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक जाति प्रथा रहेगी। तो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे और वो तभी होगा जब पहले बराबरी आ जाए। एक कंसर्न ये उभरता है सवर्ण समाज की तरफ से कि भाई आरक्षण जो है वो एक व्यक्ति को मिल गया, तो जो असली गरीब लोग हैं उनको फायदा नहीं हो पा रहा है। अकेला आरक्षण है ईडब्ल्यूएस जो सिर्फ सवर्ण जाति को मिल सकता है, लेकिन हमने नहीं देखा कि देश में किसी पिछड़ी जाति के संगठन ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। क्या जो हमने एक्शंस लिए हैं उन एक्शंस में ही गलतियां हैं? नमस्कार दोस्तों, प्रीमियम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में प्रदर्शन जोरों पर है। प्रदर्शन कुछ दिन पहले भी हो रहा था। अंतर क्या है? इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछड़ी जाति समूह से आने वाले विद्यार्थी और पहले प्रदर्शन कर रहे थे सवर्ण समुदाय से आने वाले लोग। मामला एक ही था, मतलब विषय एक ही है। यूजीसी का जो नया रेगुलेशन आया है, पहले सवर्ण विरोध कर रहे थे, अब पिछड़े विरोध कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, बोल दिया कि भाई नहीं इसको हम अभी इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, 19 मार्च को सुनवाई होनी है। तो ऐसा क्या था कि पहले सवर्ण विरोध कर रहे थे और अब जो है वो पिछड़ी जाति समूह के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। रोहित वेमुला और पायल तड़वी के देहांत के बाद, सुसाइड के बाद उनकी माताओं ने याचिका दायर किया। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यूजीसी ये नया रेगुलेशन लेकर आई है जिससे सवर्ण नाराज हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे उसी को लगभग उलटते हुए कहा कि इसको इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे। एक चूक भी थी, उस चूक पर भी हम बातचीत करेंगे। तो गहराई से इस मामले को जानेंगे कि ये जो नया रेगुलेशन है ये सवर्ण विरोधी भी था और सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसके बाद पिछड़ी जाति समूहों के लोगों का जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाता है कि वो पिछड़ा विरोधी है। तो सवर्ण विरोधी कौन, पिछड़ा विरोधी कौन, यूजीसी रेगुलेशंस किस किस का विरोधी, ये जानेंगे द थर्ड आई के इस एपिसोड में। बातचीत करने के लिए डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। शुक्रिया नीरज। तो सर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहें या एक्साइटिंग कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज़ तो है, रेगुलेशंस आते हैं, पूरा सवर्ण समाज, बड़े बड़े जो नेता भी हैं सवर्ण समाज के, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया। सरकार ने कुछ नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको लागू मत करो, स्टे लगा दिया। अब जो पिछड़ा समाज है वो इंस्टीट्यूशंस में प्रदर्शन कर रहा है, तो ये जो रेगुलेशन है किसका विरोधी है, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य है कि पिछले 2-3 दिन से देश के तमाम विश्वविद्यालयों में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी छात्र बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी में लाठियां चली हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हज़ारों नौजवान सड़क पर हैं, इलाहाबाद में, बीएचयू में। लेकिन आप अगर देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देखें तो वहाँ ये अदृश्य है, लग ही नहीं रहा कि कुछ हो रहा है। जबकि कुछ दिन पहले जब सो कॉल्ड सवर्ण समाज के नौजवान सड़क पर थे तो मीडिया में हमें सिर्फ यही नज़र आ रहा था कि सिर्फ यही मुद्दा है, यानी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो ये जो दृश्य और अदृश्य का खेल है ये बताता है कि हमारे तमाम संस्थाओं में, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में जो काबिज लोग हैं वहाँ पर किस तरीके का भेदभाव है। अब ये कितनी अजीब बात है कि आप किसी को न्याय देने की बात कर रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रहा है। दरअसल यूजीसी का जो रेगुलेशन है
वो 2012 में आ गया था। जी लेकिन आपको पता है 2016 में रोहित वेमुला हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसने सुसाइड किया। 2019 में डॉक्टर पायल तड़वी जो मुंबई के एक मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही थी और आदिवासी समाज की थी, शायद अकेली अपने समाज की उस इलाके में वो रही होंगी जो एमडी कर रही थी, उन्हें इतना अपमानित किया जाता था, कोटे वाली है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, उन्होंने भी सुसाइड कर ली। तो उसके बाद रोहित वेमुला की माँ और डॉक्टर पायल तड़वी की माँ दोनों गई सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि जो 2012 का रेगुलेशन है वो दरअसल केवल एडवाइजरी है, मतलब आप कुछ उसमें सलाह दिया है आपने, आप एक ऐसी कमेटी, एक ऐसा समता केंद्र, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये सब बनाने की बात करिए जहाँ से सबको न्याय मिल सके विश्वविद्यालय स्तर पर। तो पिछले दिनों ये सरकार ने कुछ नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर गाइडलाइन बननी चाहिए। तो फिर एक यूजीसी ने उस पर एक गाइडलाइन बनाई जिसकी संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने जिसकी समीक्षा भी की, जो मतलब एक प्रोसेस है। और उसके बाद 13 तारीख को यानी 13 इसी जनवरी को वो गजट हुआ, भारत का राजपत्र जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें सवर्णों को, कथित रूप से सवर्ण जो अपने को कहते हैं, उन्हें उत्तेजित होने की जरूरत है, जैसे किसी को न्याय मिलने की बात है। तो किसी सवर्ण को इसमें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? क्या एक मिनट, जैसे कि जब ईडब्ल्यूएस आया, जो बहुत लोगों की निगाह से एक असंवैधानिक काम है, क्योंकि आरक्षण गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है, आरक्षण प्रतिनिधित्व का मसला है। और अभी बिहार में जो जनगणना हुई है, जाति जनगणना, उसने पता चला है कि जो सवर्ण जिनकी तादाद बमुश्किल 15% है, वो 75% से ज़्यादा नौकरियों में है और 75 से 80% ज़मीनें भी उन्हीं के पास है। तो प्रतिनिधित्व का तो मामला था नहीं, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे दिया। अकेला आरक्षण है ईडब्ल्यूएस जो सिर्फ जाति के आधार पर है, सिर्फ सवर्ण जाति को मिल सकता है। लेकिन हमने नहीं देखा कि देश में किसी पिछड़ी जाति के संगठन ने, किसी दलित जाति के संगठन ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। तो अगर भेदभाव के खिलाफ जो है, उस भेदभाव के खिलाफ अगर कोई कानून बनाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें इतना उद्वेलित होने की वजह मुझे समझ में नहीं आती, सिर्फ इसके कि वो सवर्ण जो विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते हैं जाति के आधार पर उत्पीड़न करने का, उनको नाराजगी है। सर, इसमें जो उद्वेलित वर्ग है उनकी तरफ से जो बातें आई हैं, उसमें एक पॉइंट ये है कि भाई आपने लिखा ओबीसी, एससी, एसटी, इनके खिलाफ अगर किसी भी तरह की हिंसा होती है, मतलब आपने एक वर्ग को छोड़ा जो जनरल कास्ट है, तो कहना कि भाई जनरल कास्ट ही शोषक होता है और बाकियों का ही शोषण होता है, क्या ओबीसी शोषण नहीं करता? अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कहने का मतलब ये था, ये रेगुलेशन ये मानकर बैठी है ना कि शोषक केवल और केवल जनरल कास्ट होगा। पहली बात तो जान लीजिए कि अगर जाति के आधार पर उत्पीड़न का सवाल है, तो जिसे भारतीय समाज की ABCD भी पता है, उसे पता है कि जाति के आधार पर शोषण और भेदभाव का मतलब क्या है। जाहिर है ये जो कथित रूप से अगड़ी जातियां जिनको कहते हैं, जब आप अपने को सवर्ण कहते हैं तो ये कहते ही आप एक विशेषाधिकार को एंजॉय कर रहे हैं। आप सवर्ण हैं तो अवर्ण से आप में क्या भेद है? आपके सींग है, आपके पूंछ है, आपको कुछ अतिरिक्त कुछ दैवी शक्तियां मिली हुई हैं, पर आप अपने को अलग मान रहे हैं ना, सवर्ण। ये क्या है ये? और आपके दिमाग में ये भरा हुआ है कि आप विशेष हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास ने, मतलब इसका धार्मिक जो समर्थन है वो तो और अद्भुत है, तुलसीदास महान कवि हैं, सब है, लेकिन जब वो सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं तो अरण्य कांड में दोहा नंबर 33 के तुरंत बाद की चौपाई क्या है? पूजे ही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। और ये राम कह रहे हैं, कोई सामान्य मानस का कोई पात्र नहीं कह रहा या खल पात्र नहीं कह रहा, स्वयं राम कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण कितना भी गुणहीन हो उसको पूजिए, और जो शूद्र है वो कितना भी ज्ञानवान हो उसको पूजा मत करिए। तो ये हमारे धार्मिक संस्कारों में एक विभेद अरसे से चला रहा, भरा हुआ है। तो जब जातीय भेदभाव की बात होती है तो सीधी सी बात है, जो ताकतवर प्रभुत्वशाली समूह हैं वो ही तो भेदभाव करेंगे। वो कैसे जाति के आधार पर, एक दलित जो है जाति के आधार पर कैसे भेदभाव कर सकता है किसी ब्राह्मण का? दूसरी बात,
ये बात तथ्यात्मक रूप से गलत है। मैंने कहा मेरे पास ये सामने रखा हुआ है, इसमें साफ इसके उद्देश्य में लिखा है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा इनमें से किसी भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना, यानी ये इसका उद्देश्य। आर्थिक रूप से पिछड़े, तो इसमें तो सारे सवर्ण आ गए जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। जो नहीं है वो और जो ताकतवर हैं उनको छोड़ के सारे लोग इसमें हैं। तो जिनका ये कहना था कि इसमें सवर्ण लोग की कोई सुनवाई नहीं है, वो फैक्चुअली गलत है। इसमें साफ लिखा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो सवर्ण ही हैं और कोई नहीं है ईडब्ल्यूएस में। दिव्यांगजन में कोई भी हो सकता है, महिलाएं भी हैं इसमें, महिलाएं भी सवर्ण हैं, आधी से ज्यादा आबादी उनकी भी है वहां पर जी। तो ये कहना कि इसमें सवर्णों का कोई ध्यान नहीं रखा गया, ये फैक्चुअली गलत है। एक चीज ये कही जा रही है कि गजट का जो प्रस्तावना वाला पार्ट है, उद्देश्य है, उसमें तो ये चीजें हैं। समस्या ये है कि परिभाषाओं में आपने कहीं जिक्र नहीं किया इसका, ईडब्ल्यूएस का। मैं मान लेता हूं कि नहीं है, मान लीजिए, लेकिन मुझे तो लगता है इसमें बहुत कुछ है। लोकपाल है जिसमें आप अगर आपको लगता है आपके साथ अन्याय हुआ तो आप लोकपाल में अपील कर सकते हैं, 30 दिन में वो भी फैसला करें, वो सब। लेकिन मैं मान सकता हूं कि ये इसमें ड्राफ्टिंग में कमजोरी है। तो ड्राफ्टिंग में कमजोरी है तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि इसकी ड्राफ्टिंग को दुरुस्त किया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जब 3 दिन 4 दिन आंदोलन चला और सरकार ने तो ड्राफ्ट किया नहीं था, सरकार ने क्या खेल किया? सरकार दरअसल आरएसएस की है। आरएसएस एक सवर्ण प्रभुत्वशाली नहीं, आरएसएस की है। बीजेपी तो उसका एक टूल है, चेहरा है सामने। सच्चाई यह है कि वो आरएसएस के एजेंडे पे चलने वाली सरकार है। तो उसका पूरा मानस वो एक समाज में जो खास तौर पर वर्ण आश्रम को बनाए रखने का उसका मकसद रहा है हमेशा से। इस भेदभाव को दूर करना सरकार का दायित्व था, उसने नहीं किया 2012 के बाद। ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पे किया, और जब किया तो ये जो यूजीसी ने अपना रेगुलेशन बनाया वो इतना, आप जैसा खुद कह रहे हैं कि उसमें कमजोरियां थी। जैसे मेरे हिसाब से तो ये कमजोरी थी कि जो इसमें कमेटी बनाने की बात है, समता समिति, उसमें आमतौर पर सवर्ण ही होंगे, क्योंकि इसमें कहा गया उसका जो अध्यक्ष होगा वो उस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज जो भी होगा उसका जो सबसे बड़ा पदाधिकारी होगा, कुलपति या प्रिंसिपल। तो इस देश में स्थिति क्या है? 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जिसमें 38 में सिर्फ सवर्ण वीसी हैं, एक में अनुसूचित जाति का है, एक में अनुसूचित जनजाति का है और बाकी ओबीसी। तो आप मतलब पूरी व्यवस्था ऐसी है कि उसमें हर लिहाज से तो सवर्ण ही बहुमत में रहेंगे, जिस तरह का उन्होंने समिति बनाने का प्रस्ताव दिया है। तो कहां से किसके खिलाफ अत्याचार होने की गुंजाइश है? और अगर है तो दुनिया में, भारत में कोई कानून बताइए जिसका मिसयूज नहीं हो सकता है या उसमें गड़बड़ियां नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जब गया तो यही सुप्रीम कोर्ट के हमारे सूर्यकांत जी और एक जो चीफ जस्टिस हैं और एक दूसरे भैया साहब थे मेरा ख्याल है, उन्होंने ये निर्देश दिया था सरकार को कि थोड़ा कड़े कानून बनाइए। और जो मेरे लिहाज से जो कड़ा कानून नहीं है, जिसमें आईआईटीज आईआईएम जैसे संस्थान अभी भी नहीं है, जबकि आईआईटी में और तमाम ऐसी जगहों पर बाकायदा भेदभाव होता है, उसकी सच्चाइयां हम जानते हैं, वो नहीं है। तो इससे पहले कि ये मांग उठे, सवर्ण समाज सड़क पे आ गया, सरकार कुछ नहीं बोली। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कलराज मिश्र वगैरह वो खुल के आ गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्देश पर बनी एक यूजीसी की गाइडलाइंस को ये नहीं कहा कि इसको ठीक करके लाइए, उन्होंने कहा कि ये फिलहाल नहीं लागू होगा, 2012 वाली पे ही चले जाइए। 19 मार्च को अब सुनवाई जब तक नहीं होती। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट से मैं पूरे अदब से कहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होता है जब इस देश के पिछड़े वर्गों को, वंचित समूहों को जब भी कोई बड़ा एक तरह से हौसला मिलने की बात आती है तो वो एक बार अड़ंगा जरूर लगाती। जब आरक्षण आया इस देश में, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में ही 1951 में ही उसके खिलाफ फैसला दे दिया कि तो समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। जब जमींदारी उन्मूलन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरे संपत्ति का अधिकार देता है संविधान, आप तो संपत्ति छीन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा एक प्रगतिशील होने का जो रास्ता था उसको रोका, और उसके बाद नेहरू जी ने, खैर वो संविधान का जो पहला संशोधन है इस देश में वो इसलिए हुआ कि आरक्षण न छीना जा सके, वो इसलिए हुआ कि जमींदारी उन्मूलन हो सके। उन्होंने 9वीं अनुसूची बनाई और संविधान में प्रावधान किए,
और ये भी ध्यान रखिए कि उस सदन में भी ज़्यादातर सवर्ण ही थे, संविधान सभा में भी सवर्ण थे, तो ये उनकी संवेदनशीलता है। मैं नहीं मानता कि सवर्ण अनिवार्य रूप से वो सामाजिक न्याय के विरुद्ध होगा। ये कौन से सवर्ण हैं जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं? अगर आप सवर्ण हैं सो कॉल्ड, और हम मान लें कि भाई आपके पास 5000 साल की शिक्षा की पूंजी है, सामाजिक पूंजी है, तो आपको तो और संवेदनशील होना चाहिए। आप तो और ये सोचे कि समाज न्यायपूर्ण कैसे बने। पूरी दुनिया में हुआ। अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शंस हैं, जिसमें ब्लैक्स को, जिसमें दूसरे देशों से आए हुए तमाम जो एथनिक समूह हैं, उनको अलग से व्यवस्था उनके लिए की जाती है। कंपनियों में उनको भागीदारी देने का प्रयास किया जाता है, और वहाँ के वाइट्स ब्लैक्स के साथ मिलकर आंदोलन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग के साथ वाइट्स ने भी आंदोलन किया। तो भारत में सवर्ण अनिवार्य रूप से इसके खिलाफ हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक वर्ग है, और जो बड़ा वर्ग है और इस समय सत्ता के साथ उसका बड़ा एकदम संबंध है, और वो यहाँ तक चला जाता है कि प्रधानमंत्री को जाति के नाम पे गाली देने लगता है। वो यहाँ तक चला जाता है, मैं तो हैरान हूँ, एक टीवी की बड़ी एंकर रही हैं, मैंने साथ काम भी किया है, उन्होंने कहा कि सवर्णों को ये देश छोड़ देना चाहिए। सोचिए इस देश के प्रति आपका कितना लगाव है कि जैसे ही न्याय देने की बात आई और ये कहा कि अगर आपने अन्याय किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, वो कहते हैं देश छोड़ दो। एक सज्जन वकील हैं, मैंने देखा सोशल मीडिया पे, वो दहाड़ रहे थे कि अब सवर्णों के लिए एक अलग देश बन जाना चाहिए इजराइल की तरह। यानी आप न्यायपूर्ण समाज में इतने असहज क्यों हैं? यानी एक ऐसा समाज जो कानूनी दृष्टि से सामाजिक न्याय की गारंटी करे, वो आपको तकलीफ देता है। भारत के संविधान के 3 जो मुख्य आधार हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। स्वतंत्रता का अर्थ तभी कुछ हो पाएगा अगर समानता होगी, अगर बंधुत्व होगा। अगर ये नहीं है तो स्वतंत्रता कोई मतलब नहीं है कि उस स्वतंत्रता का करें क्या। बंधुत्व का आप देख रहे हैं देश में क्या हाल है, किस तरह से सांप्रदायिक माहौल है, और सामाजिक न्याय या समता की बात होती है तो आप देख लीजिए क्या हो रहा है। तो जो सवर्ण का एक तबका जिसकी बात आप कर रहे हैं, उनकी क्या चिंताएं हो सकती हैं या क्या वजह हैं, मैटर ऑफ कंसर्न्स क्या हैं, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन एक बात जो आपने बोली अभी कि जुडिशरी, आप बार बार देख रहे हैं कि जब भी कोई प्रोग्रेसिव स्टेप उठता है तो जुडिशरी उसके बीच में खड़ी दिखती है। क्या कमी रह गई, क्यों ऐसा? भाई देखिए, भागीदारी का सवाल अब बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज या एक आध जज एससी होंगे, एसटी के नहीं होंगे, या ओबीसी 2-3 होंगे, या पूरी जुडिशरी में ये बात होगी कि ये सवर्णों का ही एक क्लब है, तो ये सवाल तो उठेगा। मैं किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन जिस तेजी के साथ इस तरह के एक्शंस पे रोका जाता है या उनकी सुनवाई होती है, उस पर तो सवाल उठता है। मतलब किस तरह के फैसले आए हैं पिछले दिनों। अब आप सोचिए कि अगर सामाजिक न्याय की बात हो रही है, लोगों को अगर उनके साथ भेदभाव हो और उस पर कोई कार्रवाई हो, ये बात हो रही है, तो अदालतें ये कह रही हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, इससे समाज में विभाजन बढ़ेगा। समाज तो विभाजित है, और बिना न्याय के कैसे समाज में समानता आ सकती है? एक जो मैटर ऑफ कंसर्न है ना, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम आगे बात करेंगे, वो ये है कि भाई बहुत सारे प्रोविजंस हुए, संविधान इस चीज़ को बार बार एडवोकेट करता रहा कि समानता होनी चाहिए। अलग अलग प्रोविजंस हैं, कानून हैं जो भेदभाव के खिलाफ रहे हैं, है ना। रेगुलेशंस तो पहले भी थे 2012 में, जो इम्प्लीमेंटेबल, मतलब एडवाइजरी इन नेचर थे वो। इसके बावजूद असमानता जो है वो व्याप्त है समाज में। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि सारे सवर्ण नेसेसरीली जो है वो शोषक नहीं हो सकते, ऑप्रेसर नहीं हो सकते। इस तरह का जब कानून बनता है पंकज जी, रेगुलेशंस आते हैं, तो कहीं ऐसा डर या कहीं ऐसी शंका जन्म नहीं लेती कि आप एलियनेट कर देंगे एक समुदाय को? अच्छा, मान लीजिए आपने कहानी सुनी होगी प्रेमचंद की, पढ़ी होगी, ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर साहब किसी को कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, अपने हिसाब से वो चलता था। अगर ये अधिकार उनसे छीन लिया जाए तो क्या उनको एलिनेशन माना जाएगा कि एलिनेट हो गए? या जिन लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को वहां में पानी नहीं पीने दिया था और उसके खिलाफ सत्याग्रह करना पड़ा था, अगर उनको कानूनी रूप से दंडित किया जाता तो क्या ये माना जाए कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें एलिनेट किया जा रहा है? जब गांधी जी मंदिरों में शूद्रों के प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे और तमाम सनातन धर्म के नाम पर बनी संस्थाएं उनके खिलाफ सड़क पर डंडा लेके खड़ी थी और कोर्ट में भी लड़ रही थी,
तो क्या अगर कानून इस देश में बना कि नहीं आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये उनको अलगाव में डालना है? यानी अगर आप अत्याचार करने वालों से ये बात कहते हैं कि ऐसा करने पर आप दंडित होंगे, तो ये उनको अलगाव में डालना नहीं है, ये उनको मनुष्य बनाने की पहल। और सवर्णों को पूरा अधिकार है कि वो मनुष्य बने। अधिकार है या कर्तव्य है कि कर्तव्य तो है ही है, पड़ेगा? कर्तव्य हो तो मतलब कर्तव्य भी है, अधिकार भी है, वो क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि आप सवर्ण हो या जो भी हो, अगर आप मनुष्य की जो चेतना है वहां पर नहीं खड़े, अपने को मान रहे हैं कि हम सवर्ण हैं या हम अवर्ण हैं, जो भी हैं, तो इसका मतलब है, जैसा रैदास की लाइन है ना, जात जात में जात है जस केलन के पात, रैदास न मानुष जुड़ सके जब तक जात न जात। मैं कहता हूँ रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। जैसे वानर से नर बनने की प्रक्रिया में कुछ लोग ओरोंगुटान या बनमानुष होकर रह गए, तो वैसे ही जब सवर्ण या आप किसी जाति में अपने को बांध लेते हैं तो आप मनुष्य से एक दर्जा नीचे रह जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना है कि ये सबको सोचना होगा, लेकिन ये कि हमको एक जाति मुक्त समाज बनाना है, तभी आप शायद भारत को राष्ट्र बना सकें या खुद मनुष्य बन सकें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो लोग जाति के आधार पर उत्पीड़ित हैं उनको आप न्याय दें और कहें कि साहब जब सब बराबर है तो न्याय क्यों दे रहे हो इनको अलग से। ये खेल है। जो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि आरक्षण आप कैसे दे सकते हैं, समता का अधिकार है। अरे भाई, समता आए इसके लिए पहले उनको बराबर लाना पड़ेगा। समता या कोई भी कानून समान लोगों के बीच होता है। रेस लाइन जो है वो सेम अरे होना समान चाहिए। लोगों के बीच समान कानून बनेंगे ना। असमान समाज में समान कानून नहीं हो सकते हैं। जो लोग कमजोर हैं उन्हें आप आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई भाई है जो कमजोर रह गया है, जो फिजिकली जिसमें कुछ प्रॉब्लम है या उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो आप उसको अतिरिक्त पोषण दोगे ना। इसका अर्थ नहीं कि बाकी के साथ अन्याय हो रहा है। अगर उसमें विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो उसको डॉक्टर दवा देगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग उससे नाराज हो जाएं जी। तो उसको तो पोषण देना पड़ेगा। तो वैसे ही ये दवाइयां हैं, अफर्मेटिव एक्शन, ये अफर्मेटिव एक्शन है, और कोई भी सभ्य समाज उसमें ये अफर्मेटिव एक्शन जरूरी है। और देख लीजिए क्या हाल है, उनके इतना मानसिक आग्रह और वो धार्मिक उसका समर्थन है, जैसा मैंने मानस को कोट किया, बताया, वो धार्मिक समर्थन भी है कि आप मान ही नहीं सकते हैं कि समाज में ये जो ऊपर नीचे का क्रम है। भाई ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि मुंह से कौन निकला, भुजा से कौन, जंघा से कौन, पैर से कौन, तो आप उसको आज भी मान रहे हो, जबकि साइंस कहाँ तक बढ़ गई है पता है सबके। कबीर क्या कहते हैं, जो तू तुर्क तुर्कनी जाया, अंदर खतना क्यों न कराया, जो बामन बमनी का जाया, आन रास्ते क्यों ना आया। तो यार आने का रास्ता एक है ना। उसके बाद सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप पढ़ते लिखते यहाँ चले आए और आप हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं दिल्ली में। आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे और जिसमें ज़्यादातर पिछड़े और दलित जाति के लोग होंगे जिनके अंदर ये सपना ही नहीं जन्म लिया कि यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ें। सपना देखना भी तो एक विशेषाधिकार है। बिल्कुल, सपना देखना एक विशेषाधिकार है। आपको अगर 2 वक्त की रोटी मुहाल है और 5 किलो सरकारी राशन पे आप आश्रित हैं, तो आप सोचेंगे आपका बच्चा यूनिवर्सिटी जाके DU में पढ़े। तो ये जो बहुत कम तादाद में अभी पिछड़े और दलित समाज के लोग आए हैं सामने, अभी बहुत छोटी तादाद है, उतने में आप कह रहे हैं कि इस देश में अलग इजराइल जैसा देश बना दो। ये हाल हो गया है आपका। एक चीज़ बताएं मुझे, इसका मनोवैज्ञानिक एनालिसिस होगा या समाजशास्त्रीय एनालिसिस होगा, मुझे नहीं पता, वो तो आपको करना है। एक कंसर्न जो मैं आते जाते लोगों से बात करते हुए महसूस करता हूँ वो ये है कि जब से ये जातीय भेदभाव की बातचीत गंभीरता से होने लगी है और जब से तथाकथित पिछड़ी जाति के लोग जो हैं वो भी आगे आने लगे, चाहे उनको नेता मिल रहा हो, चाहे उनकी आवाज़ें आ रही हों बाहर, तब से, और अंबेडकर साहब के बारे में जैसे जैसे जानकारियां बढ़ी, तो जो बयान हैं वो कई बार एंटी ब्राह्मण्स दिखते हैं। जो एंटी ब्राह्मणवाद है वो भी एंटी ब्राह्मण साउंड करता है ब्राह्मणों को, ठीक है। तो उनको लगता है कि यार सब लोग जो हैं, हम तो अब शांति से रह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, 1000 साल पहले 500 साल पहले क्या हुआ, हमारा क्या लेना देना, हमको काहे खल का पात्र बना के जो है वो। अगर 1000 साल पहले ही हुआ होता तो इस समय सड़क पे क्यों उतरे हैं? अगर दलितों, पिछड़ों और इन सब के लिए एक समता कमेटी बनाई जा रही है, समता समिति बनाई जा रही है कि अगर कोई भेदभाव हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप आज सड़क पर उतरे हैं ना, 1000 साल पहले नहीं उतरे। दूसरी, क्या अभी समाज में जाति प्रथा खत्म हो गई? आप तो
हम सब गांव के इलाकों से आते हैं, हम संबोधनों में जाति को गाली की तरह यूज करते हैं। जी फलनवा गाली देकर कहते हैं, जी नाम भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। ये तो आज की बात है ना। और जो चीजें देश के 85% लोगों के हित में है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे इस तरह की समता समितियां हों, इस देश के 85% से ज्यादा लोग उसमें कवर हैं। अगर ईडब्ल्यूएस जोड़ लो तो 95% हो जाएंगे। जी तो वो गलत कैसे हो सकती है? देखिए, सवर्णों के साथ समस्या क्या है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कुछ कारणों से या तो मूर्ख बना हुआ है या सचमुच मूर्ख है। हाँ, इन कारणों पे आप जरूर प्रकाश मैं जैसे डालें। मैं बिल्कुल किसी सवर्ण नौजवान की इस पीड़ा से सहमत हूं कि उसे रोजगार चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए, उसका राइट है। पर उसको यह बता दिया जाता है कि आरक्षण की वजह से तुम्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, और उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी समझ आरक्षण के खिलाफ सोचने में चली जाती है। ये राजनीतिक दल उसको बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि रोजगार सबको मिले ये अगर मांग आप करें, एक सवर्ण, मान लीजिए आप सवर्ण हैं और आपको रोजगार चाहिए, तो आप इस पर तो आंदोलित हो जाते हैं कि दूसरों को आरक्षण क्यों मिल रहा है। रोजगार मौलिक अधिकार बने, इसके लिए आप आंदोलित नहीं होते। क्यों? इसका मतलब है आप इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं जिसमें आपका हित है। आप जब आप रोजगार के लिए आंदोलन करेंगे तो अवर्ण सवर्ण सब एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि अगर 100% भी आरक्षण कर दिया जाए तो भी इस रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था में किसी भी जाति के लोगों को सबको रोजगार नहीं मिल सकता। सच्चाई यह है कि आपका ये जो साइज है ना नौकरियों का, आरक्षण कहाँ लागू होता है? सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र मोदी जी की कृपा से अब बहुत कम बचे हैं। जिस तेजी से सरकारी क्षेत्र का नाश पिछले 10-12 सालों में हुआ है वो अभूतपूर्व है। तो आरक्षण लागू ही कहाँ हो रहा है ही नहीं। नौकरियां कहीं कुछ सीटें निकलती हैं और उसी में मारामारी हो जाती है और सवर्णों को लगता है देखिए यहाँ पे आरक्षण। अरे भाई, तुम इस पर क्यों नहीं सोचते कि इस देश की इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली होनी चाहिए और ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें रोजगार का सृजन हो। अगर 1000 सीटें होंगी तो रिजर्वेशन भी मिलेगा और रोजगार सबको मिलने की गुंजाइश बढ़ जाएगी ना, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो चाहे अनारक्षित वर्ग हो। तो ये जो बड़ी रेखा का काम जो इन सवर्ण पुरखों ने किया था, इनके जो उन्होंने संविधान सभा में बैठकर एक न्यायपूर्ण भारत बनाने की कल्पना की थी, ये उस जगह से नीचे क्यों गिर रहे हैं? ये कहें कि जिसको आरक्षण देना हो तो हमको रोजगार दो, रोजगार मौलिक अधिकार है, नहीं तो हमें आप भत्ता दीजिए। ये तो कहते हैं ना कि आरक्षण की वजह से हमको नौकरी नहीं तो मिल ये इसका मतलब है कि आप या तो बेवकूफ हैं या बेवकूफ बनाए गए हैं। अरे भाई, रोजगार है ही नहीं, और रोजगार जब आएगा तो उसमें हिस्सेदारी होगी। तो रोजगार का विस्तार हो, एक ऐसी इकोनॉमी बने जिसमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो, रोजगार उन्मुख जिसको आप कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। अब मोदी सरकार के दौर में मैन्युफैक्चरिंग लगातार घटते घटते अब 13% पे आ गई है जी। जो मनमोहन सिंह के समय 17% थे आपकी कुल जो जीडीपी थी। और आप कह रहे हैं कि रोजगार आपको आरक्षण की वजह से नहीं मिल रहा। अरे, रोजगार विहीन अर्थव्यवस्था बन रही है। ये जो विकास है हमारा, ये डेवलपमेंट विदाउट एम्प्लॉयमेंट है जी। तो जो सवर्ण 5000 साल से पढ़ा लिखा है, आप ही के पास शिक्षा थी और आप इतनी छोटी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप रोजगार के सवाल पे करिए आंदोलन, कहिए कि रोजगार हमारा मौलिक अधिकार होना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज के लोग भी आपके साथ खड़े होंगे, और आप रोजगार आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल आपको अपने लिए रोजगार नहीं चाहिए। अगर किसी को मिल भी रहा है रिजर्वेशन के जरिए थोड़ा बहुत, तो आप उसे छीन लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं उसको क्यों मिल रहा है? तो ये तो एक कुंठित मतलब मानसिकता हुई ना। मैं मानता हूं रोजगार अधिकार होना चाहिए किसी भी नौजवान का। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि नौजवान को रोजगार मिले, सवर्ण हो अवर्ण हो जो भी हो। और आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। इस पे आरक्षण पे मुझे लगता है कि एक पूरी बृहद चर्चा जो है वो आरक्षण को कवर करते हुए हम लोग करेंगे। कुछ एक कंसर्न्स की जो मैं बात कर रहा था, एक कंसर्न ये उभरता है सवर्ण समाज की तरफ से कि भाई आरक्षण जो है वो एक व्यक्ति को मिल गया तो वो उससे फल फूल गया, अब उसका बच्चा होगा, क्योंकि वो फला फूला भी है, उसको आरक्षण भी मिलेगा, फिर वो और फला फूला,
तो जो असली गरीब लोग हैं उनको फायदा नहीं हो पा रहा है। ये सवर्ण समाज का कंसर्न है। काश ये काश काश वो वास्तव में वंचित समाज के प्रति संवेदनशील होते। पहले तो उनकी जानकारी नहीं है। ओबीसी में एक है क्राइटेरिया क्रीमी लेयर का, तो कोई भी अगर आईएएस एक बार हो गया तो उसको मिल ही नहीं सकता, उसके बच्चे को मिल ही नहीं सकता। व्हाट अबाउट एससी सर? हाँ, एससीज में है, मैं बता रहा हूँ। ओबीसी में खास तौर पर अब जब से देखिए खेल क्या होता है, अगर आप 8 लाख रुपया कमाते हैं तो आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, है ना, आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, ओबीसी में है जी। और अगर आप 8 लाख रुपया कमाते हैं, सवर्ण हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस में रहेंगे। सोचिए मतलब क्या खेल है। जी। एससी एक अलग कैटेगरी है। एससी के साथ क्या है, अस्पृश्यता हुई है जी। वहां पे मतलब उनको मनुष्य माना ही नहीं गया। पहले तो ये हम लोग समझ लें कि शूद्र जो है एससी उनसे अलग है एक तरह से, देखो अंत्यज में ज्यादातर आते हैं। वर्ण व्यवस्था में पिछड़ा वर्ग कुछ नहीं होता है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो सारे लोग हैं जो श्रम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, पशुपालन करते थे, हस्तकारी करते थे, जिनको हम पिछड़ी जातियां आमतौर पर मानते हैं, ये सब शूद्रों में आते थे। लेकिन इनके साथ अस्पृश्यता नहीं थी। फर्क ये, अस्पृश्य ज्यादातर वो लोग थे जो चमड़े का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, मल वगैरह उठाना। हाँ, तो अनुसूचित जातियां उनको अलग से शेड्यूल किया। अनुसूचित जाति कोई वर्ण व्यवस्था में थोड़ी है, तो संविधान की एक वो है ना, एक शेड्यूल कास्ट है, यानी एक अनुसूची में उन जातियों को डाला गया, तो उनके साथ अस्पृश्यता हुई है। आज भी वहाँ पर आप कह रहे हैं कि एक को मिल गया तो दूसरे को क्यों मिले, वहाँ पे लोग मिल नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक पीढ़ी आई, उसको पढ़ने का अवसर मिला, तो जो पहली बात तो उस नौकरी करते समय भी उसका ये ट्रामा कि वो अछूत है, ये जाता नहीं है। आप अगर दफ्तरों में जाते हो तो चपरासी होने के बावजूद, मैं जानता हूँ ऐसे जो चपरासी थे ब्राह्मण, लेकिन वो अपने अफसर का जो अनुसूचित जाति का था उसका छुआ पानी नहीं पीते थे। और ये अब है, ये सब जानते हैं लोग। तो ये खास तरह के समाज में भेदभाव और ये अपमान है मनुष्य का। इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप उसको छूने लायक नहीं है आप, है ना। तो वो ट्रॉमा दूर होने में समय लगेगा। और आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी बात किया जाए तो उसके आंकड़े ज़रूरी हैं। तो ज़्यादातर जगह एससी के पद खाली पड़े रहते या भरे ही नहीं जाते, है ना। और अब तो ये भी खेल है, एनएफएस कर दो। जैसे अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो डेटा आया है उसमें 80% प्रोफेसर्स जो ओबीसी के पद खाली हैं, एसटी के भी करीब ऐसे ही खाली हैं। 63-64% एससी के खाली हैं, अनुसूचित जाति के, एसटी के करीब 83 के। तो आप भरने भी नहीं देते, क्योंकि आप कहते हैं कि इनके पास न्यूनतम योग्यता तो है लेकिन ये नॉट फॉर सुटेबल। अब सुटेबल कौन तय कर देता है? यानी उनके पास डिग्री है, उनके पास पीएचडी है, जो भी क्राइटेरिया वो है, लेकिन आपकी नज़र में वो सुटेबल नहीं है। और इस तर्क पे आपने यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्तियां नहीं होने दी। कौन लोग हैं जो नियुक्तियां नहीं होने देते, जो एनएफएस कह दे रहे हैं? इसका मतलब कोई बड़ा, और ख़ास तौर पर जब आपने कोई तीर नहीं मारा है, जब आप ही आप थे और आप ही आप आज भी हैं, तो आपने क्या कोई यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पे कुछ बनाया क्या? एक कोई बता दीजिए मिसाल कि आपने इस यूनिवर्सिटी ने इतने आविष्कार किए या इतने इंटरनेशनल जर्नल में इनके पर्चे छपे। आपको पता है अभी जो यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनली जो मेरिट आती है उसमें भारत में जो पहला संस्थान आया है वो 270वें नंबर पे है जी, 270। और चाइना की 2 यूनिवर्सिटीज ने हार्वर्ड को पीछे कर दिया है, वो पहले नंबर पे चली गई। और आप जहां हर तरफ अभी सवर्ण ही नजर आ रहे हैं, चाहे वो वीसी के लेवल पे हो, प्रोफेसर्स के लेवल पे हो, हमारी यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है? कौन सा ज्ञान उत्पादन आप कर रहे हैं जो आप कहते हैं कि नॉन फाउंड सुटेबल, उनके आ जाने से आपकी क्षमता कम हो जाएगी? तो आपकी क्षमता का तो कोई प्रमाण हमें नजर नहीं आ रहा। 270वें नंबर पे विश्वगुरु हैं आप, शर्म आनी चाहिए। चाइना में क्या ऐसे लाल लगे हैं कि उसने 2 यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड को पीछे कर दिया। तो दरअसल ये कहा है ना डॉक्टर अंबेडकर ने कि भारत तब तक राष्ट्र नहीं हो सकता जब तक जाति प्रथा रहेगी। तो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, और वो तभी होगा जब पहले बराबरी आ जाएगी। और बराबरी में ये सारी तकलीफें होंगी। भाई जैसे अंतरजातीय विवाह कब होंगे? एक ही चीज सब ने दौड़
घूम फिर के कहा है कि जब अंतर्जातीय विवाह होंगे तभी जाति प्रथा टूटेगी। पर अंतर्जातीय विवाह आप जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। वो तभी होंगे जब लोगों को अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी होगी, एक ऐसा समाज होगा। और वो तभी होगी जब लोग आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। यानी नौजवान लड़के लड़कियां आर्थिक रूप से समृद्ध हों, अपने पैरों पे खड़े हों, तभी तो वो जीवन साथी का चयन करेंगे। और जब वो खुली हवा में सांस लेंगे, उनके इंटरैक्शंस होंगे, यानी हर जगह वो उपलब्ध हों, हर दफ्तर में, यूनिवर्सिटी में, तभी तो संवाद होगा। आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि एक इस जाति का एक उस जाति को उठा के जबरदस्ती उसकी शादी करा दो। और क्योंकि शादी एक इंस्टीट्यूशन है ना, उसका आधार प्रेम है, उसका आधार ये नहीं है कि हमको जाति प्रथा तोड़नी है। लेकिन उसका एक जो साइड इफेक्ट होगा, जब लोगों को पार्टनर के चयन का अधिकार होगा, जीवन साथी के चयन का अधिकार होगा, तो फिर अपने आप जाति प्रथा टूटेगी। क्योंकि हर जगह आप देखिए, बड़े पैमाने पर जब जो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग बड़ी पदों पे होते हैं तो आमतौर पर अंतरजातीय विवाह होता है। उसकी वजह है कि वो एक क्लास में जाते हैं और उस क्लास में फिर दिक्कत नहीं होती, प्रक्रियागत जरूरत है वो पूरी हो चुकी होती है, वहां पे आ जाते हैं वो। अरे भाई, कुछ इस देश में राजा साहब लोग हैं जो पिछड़ी जाति के माने जाते हैं, पर क्षत्रिय राजवंशों में उनका विवाह होता है बड़े आराम से, क्योंकि वो राजा है भाई। राजा हैं, राजा की कोई जाति नहीं, राजा कोई जाति नहीं होती। तो आप जब इस तरह से वर्गीय एक बराबरी लाने का प्रयास करेंगे, जब हर जगह उनकी भागीदारी होगी, तो फिर आपके अंतर्जातीय विवाह भी उतने आराम से होंगे। लेकिन दिक्कत तो है कि अंतर्जातीय विवाह पर ऐसा भी समाज का हिस्सा है जो कहिए कि वो ऑनर किलिंग कर दे। तो आप खुद सोचिए कि क्या हम इस योग्य हैं? हम चाहते हैं समता का समाज बनाना, हम चाहते हैं जो कुछ है, जो हेजेमनी है, जो हमारा वर्चस्व हो, वैसे ही बना रहे और समाज में हम समता की बात भी करते रहे। तो ये जो केवल बात बहादुरी वाली बात है, ये केवल मुंह से जो बोलने की बात है, उसको अब लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आप सोचें कि बहुजन समाज, यानी जो इस देश का 85% है, वो आपकी केवल बातों से खुश हो जाए, वो नहीं होगा। वो देखेगा बाय डूइंग। हाँ, बाय डूइंग वो देखेगा आप कर क्या रहे हैं। और इस सरकार ने जिस तरीके से पूरा खेल किया कि अपने नेताओं को यूजीसी रेगुलेशन खिलाफ बोलने पे लगा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत रोक लगा दी और सरकार ने कोई स्टैंड नहीं लिया, तो ऐसा नहीं कि बहुजन समाज के लोग इसको सोच समझ नहीं रहे। और इस समय जो आंदोलन चल रहे हैं, वो आंदोलन मुझे लगता है कि अगर वो जिस दिशा में जा रहे हैं, आने वाले दिनों में नीरज भाई, मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण इस देश की एक बड़ी मांग होगी। चलिए, मांग तो होगी। आपके साथ बातचीत करते हुए ना एक फ़ायदा होता है, स्कूल में हम कभी टीचर की बात मानते नहीं थे कि बेटा पूरा सुन ले, जवाब मिल जाएगा। तो जवाब तो मिल गया, फिर भी अगर कुछ और उसमें एक्सपेंड करना चाहें, अफर्मेटिव एक्शन या समानता की बात, संविधान 1950 में जब लागू हो चुका था तो संविधान कह चुकी थी ये बात। गांधी 1940 के लेटर समय में या 1940 के दौर में कह चुके थे, उन्हीं शादियों में जाऊंगा जिनमें एक पक्ष हरिजन होगा, दलित समुदाय से होगा। ना तो गांधी वाली वो बात अंतर्जातीय विवाहों में हमें दिखती है उस फ्रिक्वेंसी से, ना ही समानता दिखती है सामाजिक रूप से, जो आपने अभी विवरण जिसका दिया भी। तो वे संविधान तो बात कह चुका था, कानून तो थे, नियम तो थे, हो नहीं पाया। अफर्मेटिव एक्शन आपने दिया, लेकिन आर्थिक आधार पे वो जो समुदाय हैं जिनको बढ़ना चाहिए वो बढ़ भी नहीं पाया। तो क्या जो हमने एक्शंस लिए हैं उन एक्शंस में ही गलतियां हैं या फिर ये उम्र ही है? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, हमारे संविधान की उम्र अभी 75 साल है जी। आपको पता है अमेरिका में 1776 में क्रांति हुई और वोटिंग राइट 200 साल लग गए। ब्रिटेन में भी गौरवशाली महिलाओं को और ब्लैक्स को मतलब ब्लैक्स के उनके साथ भेदभाव ना, इसका आंदोलन मार्टिन लूथर किंग तो 1953-54 के आसपास चला रहे थे, है ना। यानी 200 साल लगते हैं। ब्रिटेन में गौरवशाली क्रांति कब हुई? 17वीं शताब्दी के अंत की ओर, और उनको 1925 के आसपास वहाँ महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। तो समाज में संघर्ष होता है, तब जाके अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में क्या हुआ कि पूरी लड़ाई आज़ादी के आंदोलन को लेकर थी कि अंग्रेज चले जाएं, इसमें सबकी सहमति थी, लेकिन समाज भी बदले, इसमें शायद लोग या तो सोच नहीं रहे थे या उसमें सहमति नहीं थी। क्योंकि जब संविधान बना और जैसे ही उसमें समता की बात आई, जमींदारी उन्मूलन की बात आई, या जैसा मैंने बताया आरक्षण की बात आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। इसके बाद जब हिंदू कोड बिल आया
तो पूरे देश में हिंदू कोड बिल क्या था? हिंदू लड़कियों की एक तो शादी की उम्र बढ़ाई गई थी, दूसरा उनको पैतृक संपत्ति में अधिकार देने की बात थी, उनको जीवन साथी चयन के अधिकार की बात थी, उनको तलाक का अधिकार था। पूरे देश में नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले इन्हीं आरएसएस हिंदू महासभा वालों ने फूके, पूरे देश में। यानी समाज में आप उसके लिए तैयार नहीं थे, आप उसका विरोध कर रहे थे। ये ठीक है कि उस समय कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन के ताप से निकली थी और एकदम छाई हुई थी, तो नेहरू जी वो सब कर ले गए टुकड़े टुकड़े में ही। सोचिए कि इतना विरोध हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। नेहरू जी अपने मंत्रिमंडल में भी ऐसा लगता है कि बहुत कम समर्थन उन्हें इन मुद्दों पर था, अकेले से पड़ गए। तो बाद में उन्होंने, जब अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया, तो बाद में उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में हिंदू कोड बिल पास कराया। टाइम लगा उसमें जी। तो भारत एक संक्रांति के दौर से गुजर रहा है। जो संविधान बना, हमें तो एक झटके में सारे राइट मिल गए, हमें सैकड़ों साल संघर्ष नहीं करना पड़ा कि इस देश में महिलाओं को वोटिंग राइट हो, इस देश में दलितों को वोटिंग राइट हो। एक दिन सबको एक साथ वयस्क मताधिकार घोषित। आपकी उम्र इतनी है तो आप, शायद इसीलिए दिक्कत भी हो रही है और हमको पता है आप उसके इम्प्लीमेंटेशन, हम उसके लिए हमने संघर्ष ही नहीं किया। जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके सामने पूरा संविधान का ड्राफ्ट थोड़ी रखा गया होता जैसे कुछ लोग आज कह रहे हैं ना कि हम भारत छोड़ के चले जाओ या अलग इजराइल बना लो। उस समय भी कहते हैं अंग्रेजी राज ही बेहतर है। वो कहीं रहे थे भाई, आरएसएस लड़ भी तो रहे थे अंग्रेजों की तरफ से। आरएसएस वगैरह का जो पूरा अंग्रेजों के प्रति समर्पण था, उसमें यही था कि भाई ये हमारी व्यवस्था बनाए हुए हैं। लेकिन जो नया जो चार्टर था इस देश का, नया जो घोषणा पत्र कहिए, जो संविधान सभा थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्प थे, उन्होंने एक नवीन भारत की संकल्पना की। और इसमें मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं कि उस संकल्पना को ज़मीन में उतारने में जो प्रयास होना चाहिए था मुसलसल, उसमें कमी रह गई होगी, नो डाउट। क्योंकि इतने पढ़े लिखे लोग जो एमए, बीए, पीएचडी और फलाना आईआईटी और आईआईएम, और वो जाति की बात करते हैं। आप टाइम्स ऑफ इंडिया तो सबसे पढ़े लिखे लोग मंगाते हैं घर में, उनका संडे में जो मैट्रिमोनियल कॉलम आता है उठा के देख लीजिए, जाति गोत्र सब लिखा रहता है। लड़का क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या है ये? मजाक बना लिया आपने। तो और आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय जिस विचार का समय आ जाता है उसको आप टाल नहीं सकते, जो बात कही जाती है। तो समता एक स्थापित मूल्य है, आप उसके अनुरूप नहीं होंगे तो आपको कटना पड़ेगा। खड़े पेड़ बचेंगे नहीं। खैर, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन का आपने जिक्र किया, तो भाई 2012 में पहली बार प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हुई थी पहली बार, और थोराट कमीशन की रिपोर्ट पर हुई थी, जिसने कहा कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन यानी कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में जातिगत भेदभाव जो है वो दिखता है, अपेयर होता है। तो जितने बड़े पेड़ उतनी ही गहरी उनकी जड़ें, और उन जड़ों में उतनी ही गहराई से व्याप्त जातिगत भेदभाव या जातीय भेदभाव, ये समाज की भी हकीकत है। और शायद इसी हकीकत को काटने के लिए इस तरह के प्रयास जो हैं वो होते रहे हैं, कभी संविधान के ज़रिए, कभी संविधान संशोधनों के ज़रिए, अभी यूजीसी के ज़रिए एक तरह का ये प्रयास ही कहा जा सकता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल रोक दिया है। लेकिन जैसा कि पंकज जी ने कहा कि जिस विचार का वक्त आ जाता है वो विचार तो फिर स्थापित होगा ही होगा, उसमें जो संघर्ष करना पड़ेगा वो संघर्ष भी करना ही होगा उस विचार को अमलीकृत करने के लिए। ठीक बात है ये सर? बिल्कुल। और जो ये बात बार बार आ रही है कि मिसयूज़ हो सकता है, तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सा कानून है जिसका मिसयूज़ नहीं हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस बिल है, उसका भी मिसयूज़ हो सकता है। दहेज हत्या के मसले आते हैं, दहेज के विरोध में जो पूरा कानून बना उसका भी मिसयूज़ हो सकता है। यहाँ तक कि लोगों को हत्या के झूठे मामलों में फंसा दिया जाता है। तो अगर ये कोई मांग करे तो बात समझ में आती है जी। लेकिन वो केवल इसी मसले में क्यों? हर मसले में मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसी व्यवस्था बने जिसमें मिसयूज़ अगर होता है, अगर लोगों को बेगुनाह 10-10 साल जेल में डाला हुआ है और वो निकलता है, बेगुनाह छूटता है, तो उसे मुआवजा दो, हर मामले में दो। क्योंकि वो तो बेसिक सिद्धांत है ना, सिद्धांत है कि भाई कोई भी निर्दोष जो है नहीं फंसना चाहिए, उसको सजा नहीं होनी चाहिए, फंसना नहीं। लेकिन ये सारा जो है कि मिसयूज होगा वो केवल इसी में, यूजीसी रेगुलेशन में, बाकी में नहीं। तो जब बात जातीय पहचान की आएगी तब तक मिसयूज होने का खतरा जो है वो भी सर पर नाचेगा। वो हमेशा होगा जी। भाई हत्याकांड में
लोग जेल में रहते हैं 20-20 साल, उसके बाद पता चलता है गलत फंसाए गए थे। तो ये तो हमारी प्रशासनिक जो पूरी जांच प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने की बात है ना, उसको करना चाहिए, सब में होना चाहिए। और इसमें भी जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन लोगों ने एक कोई प्रावधान दिया था स्टैंडिंग कमेटी की ओर से कि इसमें मिसयूज वाला रखा जाए, लेकिन यूजीसी ने हटा दिया। लेकिन मेरा कहना है कि इसमें भी रखो और सब में रखो। अगर कोई 5 साल 6 साल 10 साल जेल में रहता है और बाहर निकलता है तो उसे दो मुआवजा। आपकी गलती से वो बेगुनाह जेल क्योंकि में, प्रोसेस भी पनिशमेंट हो सकता प्रोसेस है। पनिशमेंट इस समय तो प्रोसेस ही पनिशमेंट है सबसे ज्यादा, इसलिए मिसयूज ना होने पाए कुछ, उसके लिए कोई प्रावधान है तो वो केवल इस कानून में नहीं बल्कि जितने भी कानून हैं उसमें आप रखिए। तो नीयत अगर साफ होगी ना, और अगर इस सिद्धांत पे चलेंगे कि कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, तो लोग ये सब बात सोचेंगे भी और समाहित करते हुए हिचकेंगे भी नहीं, डरेंगे भी नहीं। हमारी कोशिश ये थी कि जातिगत भेदभाव को लेकर कंसर्न्स जो हैं, खासतौर पर सवर्ण समुदाय का एक बड़ा तबका जो कंसर्न जाहिर करता है, उस पर कुछ बातचीत। एक आखिरी बात मैं आपको सवर्ण समाज के मित्रों को याद दिला दूं, सन 92 में भंवरी देवी के साथ बलात्कार हुआ था राजस्थान में। भंवरी देवी एक मतलब जो होते हैं साथिन कहा जाता था, जो महिला बाल कल्याण विभाग की ओर से, उसके साथ रेप हुआ और अदालत ने आरोपियों को 5 लोग थे, उसमें सवर्ण भी थे, ये कह के छोड़ दिया कि सवर्ण तो छूता नहीं है तो रेप कैसे कर सकता है। सोचिए, ये आपकी संवेदनशीलता है। आप खुद समझिए इस देश में कितने और कैसे उपाय करने की जरूरत है। हर स्तर पे जुडिशरी पर भी सोचना पड़ेगा। तो सोचना आपको है और सबको है कि बेहतर समाज प्रोग्रेसिव थॉट के साथ ही बन सकता है। उसमें हमारी भागीदारी क्या हो, क्या सोच पा रहे हैं, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें, क्योंकि रिजर्वेशन पर एक शो हम लोग जल्द ही लाएंगे। आपके सवाल उस शो के लिए आमंत्रित हैं। रिजर्वेशन के लिए कोई ख्याल हो, कोई कंसर्न हो कि भाई ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि बड़ा पेचीदा सा मामला लगता है कई लोगों को रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन पर एक पूरा शो हम लोग लाएंगे, उसके लिए आपके सवाल, आपकी जो भी क्यूरियोसिटी है वो आमंत्रित है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी। शुक्रिया।